नमस्कार आप सभी को। आज हम सुनने जा रहे हैं घुटन के 15 मिनट कहानी जो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। एक सरकारी दफ्तर में हम लोग काम से गए थे, संसद सदस्य तिवारी जी और मैं। दफ्तर में फैलते फैलते यह खबर बड़े साहब के कानों तक पहुंच गई होगी कि कोई संसद सदस्य आहते में आए। साहब ने साहबी का हिदायतनामा खोलकर देखा होगा कि अगर संसद सदस्य दफ्तर में आए तो क्या करना। जवाब मिला होगा उसे चाय पिलाना। फिर देखा होगा अगर उसके साथ कोई आदमी हो तो उसके साथ क्या करना। जवाब मिला होगा उसे भी चाय पिला देना। साहब ने हिदायतनामा बंद करके बड़े बाबू से कहा होगा, तिवारी जी का काम खत्म हो जाए तो उन लोगों को चाय पीने के लिए यहाँ ले आना। काम खत्म होने पर बड़े बाबू ने कहा, साहब के साथ चाय पी लीजिए। साहबों के साथ औपचारिक चाय पीने का अनुभव मुझे है। उन्हें याद करके मैं कुछ घबराया, मगर सोचा कि यह अनुभव सुखदायी भी हो सकता है। हम दोनों साहब के कमरे में घुसे। एक निहायत बनावटी मुस्कान फैली साहब के चेहरे पर। यह मुस्कान खास तौर पे सरकार अपने कूटनीतिज्ञों और अफसरों के लिए बनवाती है। पब्लिक सेक्टर में इसका कारखाना है। प्राइवेट सेक्टर के कारखाने में बनी मुस्कान व्यापारी के चेहरे पर होती है। इसे नकली मूंछ की तरह फौरन पहन लिया जाता है। जब जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मुस्कुराते सरदार स्वर्ण सिंह की तस्वीर देखता तो चकित रह जाता। भारत पाक युद्ध, भयंकर दुश्मनी, मगर मुस्कान यह ऊंची क्वालिटी की बनी हुई है। साहब मुस्कुरा चुके तो हम तीनों के मन में समस्या पैदा हुई कि अब क्या किया जाए। चाय तो टेबल पर है नहीं, चपरासी लेने गया होगा। हमने सोचा इन्होंने बुलाया है तो निभाने की सारी जिम्मेदारी इनकी। वे समझे थे कि निभाने की जिम्मेदारी हम ले लेंगे। कुछ सेकंड इस दुविधा में कटे। इतने में साहब समझ गए कि उन्हीं को निभाना है। बोले, सुनिए तिवारी जी, दिल्ली के क्या हाल है। यह इतना व्यापक सवाल था कि इसका जवाब सिवा इसके क्या हो सकता था कि सब ठीक है। तिवारी जी जानते थे कि दिल्ली पर बम बरस जाए तो भी इन्हें मतलब नहीं। ठका सा जवाब दे दिया, सब ठीक है। साहब को जवाब माकूल लगा। फिर मुझसे पूछा, सुनाइए परसाई जी, साहित्य में कैसा चल रहा है। मैंने भी कहा, सब ठीक चल रहा है। बात खत्म हो चुकी। सरकारी अफसर है, राजनीति की बात कर नहीं सकते, साहित्य से कोई सरोकार नहीं। हम तीनों की नजर दरवाजे पर है। हम तीनों चपरासी की राह देख रहे हैं, मगर चपरासी हम तीनों का दुश्मन है। वह आ नहीं रहा, पता नहीं कितनी दूर चाय लेने गया है। साहब अपनी कुर्सी पर हैं। जब उन्हें लगता है वे बड़े आदमी, वे सीधे तनकर बैठ जाते हैं। मगर जब तिवारी जी अपनी छड़ी की मूठ पर हाथ रखते हैं तो साहब को एहसास होता है कि सामने संसद सदस्य बैठा है। वे टेबल पर झुक जाते हैं। मैं यह कवायद बड़ी दिलचस्पी से देख रहा हूं। साहब तने। इसी वक्त तिवारी जी ने छड़ी की मूठ पर हाथ फेरा। साहब ढीले हुए। साहब का ध्यान छड़ी पर है। वे अब छड़ी को ही संसद सदस्य समझने लगे हैं। मैंने अब पेपर वेट उठा लिया है और उससे जी बहला रहा। तिवारी जी ने छड़ी की मुठ पर लगातार हाथ फेरना शुरू कर दिया है कि साहब को तनने का मौका ही नहीं मिल रहा। साहब ने एक पीन उठा ली और उससे नाखून के मैल को साफ करने लगे। मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि पीन से दांत खोदूं। इससे दूसरा काम नहीं होता। मैं पेपर वेट रख देता और एक पीन उठा लेता। पीन से मैं दांतों का मैल साफ करने लगता। हम तीनों दरवाजे की तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ बड़े दीन नैनों से देखते हैं। हम तीनों को चपरासी मार रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। अत्यंत दीन भाव से साहब तिवारी जी से पूछते हैं, और सुनाइए तिवारी जी, दिल्ली के क्या हाल हैं। तिवारी जी कहती हैं, सब ठीक ही है।
मुझसे पूछते हैं, सुनाइए परसाई जी, साहित्य में कैसा चल रहा है? मैं कहता हूँ, ठीक ही चल रहा है, कहीं कुछ नहीं जुड़ रहा। वे और हम दो पहाड़ियों पर इतनी दूर हैं कि कोई पुल हमें जोड़ नहीं सकता। हम तीनों कगार पर खड़े हैं, नीचे गहरी खाई है, मगर एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुनाई देती। साहब को घंटी की याद आती है। घंटी हर साहब के तनाव को दूर करने के लिए होती। उन्होंने घंटी बजाई और एक चपरासी हाजिर हो गया। साहब ने कहा, चाय अभी तक नहीं आई? चपरासी ने कहा, गया है साहब लेने, इधर के होटल में दूध खल्लास हो गया। मारा होटल वाले ने, दूध खल्लास किए बैठा है, पता नहीं चपरासी कितनी दूर गया है, अब क्या करें। साहब ने अब पेंसिल उठा ली है, वे उसे गाल पर रगड़ते हैं। मेरे दांत अब साफ हो चुके हैं, पीन उठा नहीं सकता। मैं टेबल पर अब तबला बजाने लगता। साहब बहुत संकट में है। वे यह जानते कि पास के होटल का दूध खत्म हो गया है तो चाय पीने को बुलाते ही नहीं। हम भी घोर संकट में हैं। इन्होंने पहले चाय बुलवाकर फिर हमें क्यों नहीं बुलवाया। साहब पेंसिल गाल पर काफी रगड़ चुके हैं, दरवाजे की तरफ देखते हैं। फिर वही, और सुनाइए तिवारी जी, दिल्ली के क्या हाल हैं? इस बार तिवारी जी ने तय किया है कि कुछ करना ही पड़ेगा। दिल्ली के बात चले तो कुछ हल्कापन सा महसूस हो। वे बोले, कांग्रेस के दो हिस्से हो गए, सिंडिकेट निकल गई बाहर। मेरा ख्याल था अब बात चलेगी, पर साहब बोले, अच्छा जी। मैं खुद तिवारी जी से 2 घंटे दिल्ली की राजनीति पर बात कर चुका था, मेरे पास बढ़ाने को कुछ नहीं था। तिवारी जी एक कोशिश फिर करते हैं। इंदिरा सरकार बिल्कुल पुख्ता है, साहब ने कहा। अच्छा जी। तिवारी जी निराश होकर छड़ी की मुठ पर हाथ फेरने लगे। मैंने टेबल पर तबला बजाना शुरू कर दिया। कोई उपाय कारगर नहीं हो रहा। साहब ने फिर कहा, और सुनाइए तिवारी जी, दिल्ली के क्या हाल हैं? इस बात पर तिवारी जी कुछ नहीं बोलते, वे लगातार छड़ी की मुठ पर हाथ फेर रहे हैं। हम तीनों की हालत खराब है, मेरा तबला बजाने का जी भी नहीं हो रहा। इसी वक्त चपरासी ट्रे लेकर आ गया। हम सब मुर्दे जैसे जाग पड़े। साहब के चेहरे पर पहले ऐसा भाव आता कि उसे चांटा मार दे, फिर दूसरा भाव आता है जैसे उसके चरण छू ले। मैं खुद गुस्से से भरा बैठा था, मगर उसके आते ही मेरा मन उसके प्रति कृतज्ञता से भर गया। हमने बहुत फुर्ती से चाय सुड़की, उठे, बोले, अच्छा अब इजाजत दीजिए। उन्होंने फौरन इजाजत दी, बोले, अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। हमें उन्हें धन्यवाद देने का भी होश हवास नहीं था। बाहर आकर हम दोनों ने खूब जोर से पहले 4-6 सांसें ली, फिर गाड़ी में बैठे। रास्ते भर हम एक दूसरे से नहीं बोले। उतरते वक्त अलबत्ता मैंने कहा, और सुनाइए तिवारी जी, दिल्ली के क्या हाल हैं? तिवारी जी भन्ना कर बोले, यार अब भूलने भी नहीं दोगे? धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।